हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे निषेचन की प्रक्रिया। मानव में जो निषेचन होता है अर्थात जो जनन की प्रक्रिया होती है वो आखिर कैसे संपन्न होती है, तो कैसे संपन्न होती है या निषेचन कैसे होता है, अपने ही समान बच्चों को बनाने की जो प्रोसेस है वो किस तरह होती है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। बच्चों, मानव में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसमें मुख्यतः मूल रूप से एक नर युग्मक जिसे शुक्राणु कहते हैं। बेटा, शुक्राणु अगुणित अवस्था में होता है, अगुणित यानी एन टाइप में, ठीक है। इसी प्रकार नर युग्मक का संलयन मादा युग्मक के साथ, मादा युग्मक जिसे आप अंडाणु कहते हैं, वो भी अगुणित अवस्था यानी एन के फॉर्म में होता है। तो ये दोनों आपस में संलयित होते हैं बेटा, नर युग्मक मादा युग्मक ये दोनों आपस में मिलते हैं, तब युग्मनज का निर्माण होता है जिसे जाइगोट कहते हैं। बेटा, ये जो जाइगोट बनता है ये द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है क्योंकि एक एन आपका शुक्राणु अगुणित अवस्था, एक एन आपने लिया किसका, अंडाणु का, वो किस अवस्था का, अगुणित अवस्था का, दोनों ही आपस में मिल गए द्विगुणित अवस्था, ठीक है। तो जो युग्मनज बनता है बेटा वो द्विगुणित होता है। फाइनली निषेचन की प्रक्रिया में हम अगर देखें बेटा, तो फाइनल निषेचन की प्रक्रिया जो कंप्लीट होगी वो 4 स्टेप में कंप्लीट होगी। एक है अंडोत्सर्ग, दूसरा है वीर सेचन, तीसरा है क्षमतायन और चौथा है निषेचन। बेटा, अंडोत्सर्ग का मतलब अंडे रिलीज होंगे, ठीक है। वीर सेचन, वीर का स्खलन होगा मैथुन क्रिया के दौरान। क्षमतायन, जो हमारे शुक्राणु बनेंगे उस शुक्राणु की क्षमता, कैपेसिटी क्या है, वो किस कैपेसिटी, अगर उसके पास कैपेसिटी होगी तभी जाकर वो संलयन कर पाएगा। और एक है निषेचन, निषेचन का मतलब फाइनल जब शुक्राणु अंडाणु के साथ मिल जाएगा, संलयित हो जाएगा, वही है निषेचन, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए मादा जननांग का एक चित्र आपके सामने बनकर तैयार है। बेटा, जब मासिक धर्म, मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, जब मासिक धर्म स्टार्ट होता है, ठीक है, हम लोग किस टॉपिक को देख रहे हैं, अंडोत्सर्ग को देख रहे हैं। जब मासिक धर्म स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के 14 दिन बाद या 14वें दिन पर, ठीक है, होता क्या है, इनकी जो ये अंडाशय है, ये अंडाशय बादाम की गिरी के जैसे दिखाई देती है। इन अंडाशय से प्रत्येक अंडाशय से एक ये अंडाशय, एक ये अंडाशय, हर अंडाशय से एक ही अंडे रिलीज होते हैं, ये आप अपने ध्यान पर रखिएगा। तो होता क्या है कि जब मासिक धर्म के 14वें दिन पर ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर एक कीप बनती है, परिपक्व कीप बनती है। क्या बनती है, परिपक्व कीप का निर्माण होता है बेटा, ठीक है। इसे मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। परिपक्व जो कीप होगी ये एक थैलीनुमा संरचना होगी जिसके अंदर बेटा द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। साथ ही साथ इसके अंदर हमको अंडाणु की संरचना प्राप्त होती है। अंडाणु यानी छोटे छोटे अंडे जो विकसित अवस्था में है, विकसित होने की अवस्था में है, वो अंडाणु। अभी वो अंडाणु है, अंड नहीं बना, अंडे नहीं बने, अर्थात वो अंडाणु अभी विकसित अवस्था पर है। तो एक परिपक्व कीप बनकर तैयार होती है। अब ये परिपक्व कीप जो है, जिसे हम मैच्योर फॉलिकल कहते हैं, वो आकर इस अंडाशय की सतह से चिपक जाती है और चिपकने के बाद कुछ समय के बाद फिर इसकी ये जो ऊपर की परत है ये फट जाती है और फटने के बाद फिर हमको अंदर से एक चीज निकलती है जो कहलाती है द्वितीयक अंडाणु, सेकेंडरी ओसाइट, द्वितीयक अंडाणु मिलता है। और बेटा, जैसे ये द्वितीयक अंडाणु यहाँ पर आपका इकट्ठा होता है, यानी जो यहाँ पर ऊपर बैठता है, तो ये जो हमारी एक ट्यूब है जिसे फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी कहते हैं, ये यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक। तो अंडवाहिनी का ये जो अग्र सिरा है जो झालर जैसे दिखाई दे रहा है, इसमें उंगली नुमा प्रवर्ध होते हैं, इसके अंदर ये सीधे चला जाता है। क्या चला गया, द्वितीयक अंडाणु यहाँ से अंदर चला जाता है। तो चूंकि ये जो द्वितीयक अंडाणु अभी ये पूर्ण अंडे में नहीं बदला है, द्वितीयक अंडाणु यहाँ पर आ गया। जैसे द्वितीयक अंडाणु यहाँ पहुँचता है तो इसके अंदर रोम जैसी संरचनाएं होती हैं जो इस अंडाणु को ठेल करके आगे तुम्बिका तक पहुँचाने का कार्य करती है, तुम्बिका तक पहुँचाने का कार्य करती है।
तो बेटा चूंकि ये याद रखेंगे कि ये जो द्वितीयक अंडाणु है इनमें गति नहीं होती। अब तुम्बिका तक हमारा द्वितीयक अंडाणु आकर यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है। इसे ही कहते हैं अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग। अब क्या होगा वीर्य सेचन में, क्या देखिए, ठीक है। मैथुन क्रिया के दौरान योनि में, मैथुन क्रिया के दौरान योनि में पुरुष के द्वारा लगभग 3 से 4 ml वीर स्खलित किया जाता है। वीर जो है 3 से 4 ml स्खलित किया जाता है और उस वीर में लगभग 80 से 400 मिलियन शुक्राणु होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं बेटा, 1 मिलियन में 10 लाख, तो यहाँ पर 80 से 400 मिलियन शुक्राणुओं की संख्या होती है। अब बेटा इतने सारे शुक्राणु ऊपर तक पहुँच जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि ये जो जनन पथ है ये यहाँ से जो चलता है, अपना जनन पथ जो चल रहा है, तो बेटा जनन पथ जो होता है वो अम्लीय होता है और बीच में ये हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसे ग्रीवा कहते हैं, थोड़ा सा ये सकरा होता है, संकीर्ण होता है, ठीक है। ग्रीवा जिसे सर्विक्स कहते हैं। तो जैसे ही योनि पर वीर स्खलित किया जाता है तो ग्रीवा के द्वारा सिरिंज अवशोषण से उसे खींचा जाता है ऊपर की ओर। कौन खींचे, मतलब किसके द्वारा? ग्रीवा के द्वारा सिरिंज अवशोषण लगेगा। सिरिंज अवशोषण के द्वारा जितने भी आपके शुक्राणु हैं वो अंदर की ओर प्रवेश करना शुरू करेंगे। तो बेटा यहाँ तो सकरा पथ था और इस सकरे पथ में बहुत सारे शुक्राणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं और चूंकि ये माध्यम अम्लीय है, चूंकि ये माध्यम अम्लीय है तो अम्लता के कारण भी बहुत ज़्यादा मात्रा में शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। और जैसे कुछ शुक्राणु यहाँ पर पहुँचते हैं तो चूंकि ये फैला माध्यम है तो यहाँ बहुत तेज़ी से वो गति करते हैं और बहुत ज़्यादा अम्लीय माध्यम होने के कारण यहाँ पे भी बहुत सारे शुक्राणु नष्ट होते हैं। कहिए तो कोई सैकड़ों में, लगभग 100, 150, 200, एक अनुमानित संख्या, बहुत कम ही जो है वो यहाँ पर अंडवाहिनी की ओर अग्रसित होते हैं। अंडवाहिनी यहाँ से शुरू होती है जिसमें संकीर्ण पथ आता है, तुम्बिका आती है, कीप आती है और झलरी आती है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर कुछ शुक्राणु यहाँ पर पहुँचते हैं तो जब शुक्राणु बेटा यहाँ पर पहुँच जाता है, शुक्राणु की आकृति इस प्रकार दिखाई देगी। तो जैसे ही यहाँ शुक्राणु पहुँच जाएगा तो ये तुम्बिका पर स्थित पहले से द्वितीयक अंडाणु अपने आप में विशेष प्रकार के रसायन उत्सर्जित करेगा जिसे फर्टिलाइजीन कहते हैं। अब जब ये फर्टिलाइजीन उत्सर्जित करेगा द्वितीयक अंडाणु, तब ये जो है आपका कौन शुक्राणु, ये एंटी फर्टिलाइजीन उत्सर्जित करेगा जिससे एक दोनों की पहचान होगी और एक दोनों की पहचान होगी तभी इनका इस ट्यूब पर तुम्बिका स्थान पर एक दूसरे के साथ संलयन होगा, ठीक है। मतलब पहचान करने के लिए कैसे पहचान होगी? ये जो द्वितीयक अंडाणु है ये फर्टिलाइजीन नामक रसायन उत्सर्जित करेगा और ये एंटी फर्टिलाइजीन रसायन उत्सर्जित करेगा। ये दोनों एक दूसरे को मैच करेंगे, टैली करेंगे, तभी इन दोनों का संयुग्मन होगा। सपोज करिए अगर यहाँ नर का कोई शुक्राणु ना होता, किसी दूसरे जीव का यहाँ पर शुक्राणु अंदर प्रवेश कर रहा होता, तब तुम्बिका पर स्थित स्त्री का द्वितीयक अंडाणु जो है वो फर्टिलाइजीन तो उत्सर्जित करता, लेकिन सामने जिसका किसी दूसरे जीव का अगर वो शुक्राणु है तो उसमें कुछ दूसरे प्रकार के रसायन उत्सर्जित होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से मेल न खाते, फलता निषेचन की क्रिया होती ही ना, ठीक है। ऐसा प्रोसेस है बच्चों। तो ये विशेष प्रकार का रसायन फर्टिलाइजीन और ये जो है शुक्राणु एंटी फर्टिलाइजीन उत्सर्जित करके एक दूसरे की पहचान करता है और यहाँ पर क्या होता है बेटा? संलयन होता है। तो देखें वीर सेचन का मतलब, सेकेंड पॉइंट देखेंगे, वीर सेचन क्या है? योनि पर पुरुषों के द्वारा संभोग क्रिया के दौरान वीर स्खलित किया जाता है जिसकी मात्रा 3 से 4 ml होती है, जिस पे लगभग 80 से 400 मिलियन शुक्राणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया। अब चूंकि ग्रीवा के द्वारा क्या होगा? सिरिंज अवशोषण लगेगा, वो अंदर पहुँचेंगे, यहाँ पर ये संकीर्ण माध्यम से होते हुए अम्लीय माध्यम पर, जैसे अम्लीय माध्यम में आगे पहुँचेंगे बहुत सारे शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे, बहुत कम संख्या में ही अंडवाहिनी की ओर, ये भी अंडवाहिनी बेटा, अंडवाहिनी में अंदर क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। अब बात ये क्षमतायन आखिर किसे कहते हैं? तो बेटा क्षमतायन शुक्राणु का स्ट्रक्चर आप पहले ये देखिए। क्षमतायन का मतलब ये होता है जो शुक्राणु यहाँ पर अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर यहाँ शुक्राणु जो जाते हैं तो मेनली मुख्यतः उसमें कितने भाग लेते हैं?
तो एक तो होगा आपका एक्रोसोम, ये देखिए एक्रोसोम, जहाँ पे मैंने मार्कर का पॉइंट रखा है एक्रोसोम, ये अंडाणु को भेदने का कार्य करता है। अब एक्रोसोम किसका बना होता है बेटा? लाइसोसोम एंजाइम का बना होता है। साथ ही साथ इसके नीचे देखिए एक थैलीनुमा आकृति है जिसमें स्पर्म लाइसिन नामक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? स्पर्म लाइसिन नामक द्रव भरा होता है। और स्पर्म लाइसिन जो है इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम है? ये है हाइलेरेनिडेज, फिर कोरोना पेनिट्रेटिंग, फिर जोना लाइसिन, 3 प्रकार के एंजाइम इसके अंदर होते हैं बेटा। साथ ही साथ इसके अंदर का ये जो केंद्रक है ना वो आकार में बड़ा होता है, और साथ ही साथ इसमें एक और हिस्सा है समीपस्थ सेंट्रियोल, और इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा होगा वो बहुत थोड़ा सा, बहुत ना की मात्रा में होता है। तो बेटा इसमें मुख्यतः एक्रोसोम भाग लेगा, केंद्रक भाग लेगा, और साथ ही साथ कौन भाग लेगा? समीपस्थ सेंट्रियोल भाग लेता है। बाकी के जो हिस्से होते हैं वो जनन में भाग नहीं लेंगे। तो चलिए, होता क्या है बेटा, जब यहाँ पे अंदर शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं, तो जब शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं तो इस एक्रोसोम के ऊपर भी एक झिल्लीनुमा आकृति पाई जाती है, जिसपे मैं मार्कर का पॉइंट चला रहा हूँ। एक झिल्लीनुमा आकृति पाई जाती है, और बेटा जब तक ये झिल्लीनुमा आकृति ऊपर से नहीं हटेगी तब तक कभी भी द्वितीयक अंडाणु के साथ संयुग्मन नहीं होता। तो बेटा जैसे ही शुक्राणु अंदर प्रवेश करेगा तो प्राकृतिक क्रिया के दौरान ऊपर की ये जो झिल्ली है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, और फिर वो अंदर यहाँ शुक्राणु होते हुए द्वितीयक अंडाणु के पास पहुंचता है, और अंदर वही शुक्राणु पहुंच पाएंगे जो पूरी तरीके से स्वस्थ है, और स्वस्थ है तो इसके अंदर उसके पास एक क्षमता है निषेचन करने की, वही शुक्राणु की क्षमता कहलाती है। फिर बात आती है बेटा निषेचन की। अब फाइनल निषेचन कैसे होगा? तो बेटा हमारा ये जो द्वितीयक केंद्रक है, ये द्वितीयक केंद्रक जिसकी आकृति मैंने ये बनाई बेटा, द्वितीयक अंडाणु की आकृति है। होता क्या है बेटा, इसके अंदर एक केंद्रक होता है, ये केंद्रक बना हुआ है। इसके बाद ठीक एक दोहरी आकृति का एक घेरा, एक सर्कल होता है जिसे जोना पेलुसुडा कहते हैं, और इसके बाद कोशिकाओं का एक आवरण होता है, और हर वो कोशिकाएं देखिए, हर एक कोशिकाएं आपस में जुड़ी हैं। ये कोशिका इसके साथ, ये कोशिका उसके साथ, सब कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो वो किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड तथा हाइलुरोनिक अम्ल के द्वारा एक दूसरे से बेटा ये जुड़ी होती हैं, और ये सब आपस में जुड़ के जो संरचनाएं बना रही हैं इसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। अब बात आएगी कोरोना रेडिएटा आखिर कैसे बना? तो बेटा होता क्या है, जब यहाँ से हमारा फॉलिकल, जो हमारा मैच्योर फॉलिकल है, परिपक्व कीप जब यहाँ से निकली थी, जिसको मैंने स्टार्ट किया था, तो परिपक्व कीप जिन कोशिकाओं से बनी है उन्हें कीप कोशिकाएं कहते हैं, यानी फॉलिकल सेल कहते हैं। तो कुछ हिस्सा इसके साथ, ये जो हमारा द्वितीयक अंडाणु बाहर निकल रहा है, उस द्वितीयक अंडाणु के साथ कुछ फॉलिकल सेल भी, यानी कि जो कीप कोशिकाएं हैं वो भी बाहर निकलती हैं, और कीप कोशिकाएं आपस में मिल मिलकर जुड़ कोरोना रेडिएटा बनाती हैं। तो बेटा यही था हमारा द्वितीयक अंडाणु जो ये यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब हमारा जब ये शुक्राणु इसके पास पहुंचेगा तो देखिए क्या होगा, ये शुक्राणु हमारा यहाँ पर आकर इससे चिपक गया। ये तो बेटा जैसे हमारा शुक्राणु आके सबसे पहले चिपकता है, तो इस शुक्राणु में, ये देखिए यहाँ पर इस शुक्राणु में, ठीक है, ऊपर तो एक्रोसोम है, एक्रोसोम इसे भेदने का काम करेगा। तो अब भेदने का काम क्या करेगा, क्योंकि एक्रोसोम के नीचे जो एक थैलीनुमा संरचना है बेटा, उसमें क्या पाया जाता है? स्पर्म लाइसिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पर्म लाइसिन, जिनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हाइलेरेनिडेज नामक एंजाइम है वो क्या करता है, सबसे पहले इन कीप कोशिकाओं के बीच में ये जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड और हाइलुरोनिक अम्ल है इसको तोड़ देता है, उसे खत्म कर देता है, उसे गला देता है। तो जब ये गल जाता है तो इनके बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं होता। फिर इसके बाद इसी स्पर्म लाइसिन में दूसरा जो एंजाइम है जिसे कहते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग, वो क्या करता है, वो बेटा जोना पेलुसिडा स्तर को खत्म कर देता है। फिर इसके जोना पेलुसिडा नहीं, कोरोना रेडिएटा को खत्म कर देता है। किसको खत्म करता है? कोरोना रेडिएटा को खत्म करता है। फिर बचता है हमारे पास एक और एंजाइम जिसे जोना लाइसिन कहते हैं। जोना लाइसिन फाइनल, इसे भी
जोना पेल्सुडा को भी खत्म करता है। और जब ये खत्म करता है तो फिर अब हमारा जो ये शुक्राणु है ये अंदर बेटा प्रवेश कर चुका है और इसके ऊपर का ये जो भाग है एक्रोसोम वो फट जाता है, अलग हो जाता है और इसके अंदर का ये जो केंद्रक है ये यहाँ पर प्रवेश कर जाता है। और जब ये अंदर यहाँ पर प्रवेश करेगा तो साथ ही साथ इस शुक्राणु में एक समीपस्थ सेंट्रियोल है वो भी अंदर चला जाता है। तो ये हमारा शुक्राणु का केंद्रक पहुंच गया ये, और साथ ही साथ इसका समीपस्थ सेंट्रियोल भी यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है। अब क्या है, ये सारी परतें तो बेटा खत्म हो चुकी हैं, ऐसे देखिए ये सारी परतें खत्म हो गई हैं। अब क्या होगा, जब ये इसके पास आएगा, इसका केंद्रक इसके पास आएगा बेटा, तो इसके पास एक विशेष प्रकार का फिर से एक आवरण बनकर तैयार होगा। और वो आवरण इसलिए बनके तैयार होता है ताकि कोई दूसरा शुक्राणु फिर ना उसके पास पहुंच जाए, तो एक आवरण बनके तैयार हो जाता है। और फिर इसका ये किसका, अब ये जो हमारा फाइनल जो अंडाणु था अब ये अंडे में बदल गया है। अब ये अंडा विभाजित होकर एक और लघु कोशिका बनाएगी जिसे ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। तो एक छोटी कोशिका जिसे ध्रुवीय कोशिका और एक जो बड़ी कोशिका है ये बन गई अंड कोशिका। और इसी अंड कोशिका के साथ जो शुक्राणु है, शुक्राणु का जो केंद्रक है वो केंद्रक आपस में संलयित होगा, आपस में मिलेगा और निषेचन की प्रक्रिया को कंप्लीट करेगा। बेटा यही थी निषेचन की प्रक्रिया। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।